सोचने का अमल चुनने के अमल से ज्यादा कठिन होता है। जन्नत की तलाश सियाहत पे मबनी एक नावल है। जन्नत की तलाश और उर्दू जुबान का ये पहला नावल है जिसमें गहरी और गंभीर उलझने मौजू बनी। मुझे आप बाद में देख लीजिएगा, मैं तो सारा दिन आपके साथ ही रहूंगी। फिर वसीम उसकी आंखों की तारीफ करना शुरू कर देता है। इसी दौरान गार्ड चाय लेकर आता है। मैं सारी रात सोया ही नहीं, पूरी रात आपके मुतालिक सोचता रहा। तुसा लोग तो चले गए, हमारे साहब ने पूछा तो भीम साहब कौन हो सी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बचपन में जब किताबें पढ़ने का शौक पैदा हुआ अचानक से, तो सोचा क्यों ना किताबें पढ़ी जाए, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मौजू कौन सा होना चाहिए। ऐसे सवालात किताब चुनने के अमल को बहुत तवील कर देते हैं। सोचने का अमल चुनने के अमल से ज्यादा कठिन होता है, ट्रस्ट मी। बहरहाल ये सवाल लेकर हम अपने उस्ताद के पास गए और उनसे कहा कि सर कोई अच्छी सी किताब रेकमेंड कीजिए, बताइए हम कौन सी किताबें पढ़ें। तो हमारे उस्ताद जी, व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग, तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराए और कहा कि मुझे तो मालूम नहीं कि कौन सी किताब अच्छी है और कौन सी नहीं है, लेकिन अपना तजुर्बा मैं ज़रूर बयान कर देता हूँ कि जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की तो इसलिए नहीं किताबें पढ़ना शुरू की क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक था। मैंने इसलिए किताबें पढ़ना शुरू की क्योंकि मैं किताबें पढ़ना चाहता था। अपने अंदर बहुत सारे सवालात थे जिनका जवाब चाहता था मैं, और सुना है कि किताब से बेहतर कोई जवाब नहीं होता। तो मैं अपने सवाल के जवाब की तलाश के लिए किताबें पढ़ता था। तो किताब कहानी के आज के एपिसोड में हम जिस किताब के हवाले से बात करेंगे उसका नाम है जन्नत की तलाश। और जन्नत की तलाश रहीम गुल साहब ने लिखा है इसको। जन्नत की तलाश सियाहत पे मबनी एक नावल है और इसको मुकम्मल करने में मुसन्निफ ने अप्रॉक्सीमेटली 6 साल का अरसा लगाया। इन 6 सालों में इस किताब के लिखारी रहीम गुल साहब ने पूरे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा जान मारा। जन्नत की तलाश और उर्दू जुबान का ये पहला नावल है जिसमें गहरी और गंभीर उलझने मौजू बनी। इस नावल के 3 मरकजी किरदार हैं, अमतुल, वसीम और आतिफ। अमतुल और आतिफ बहन भाई हैं और इन तीनों का ताल्लुक अमीर घराने से है। तीनों के वालिदैन नहीं, माँ बाप बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। जब इन तीनों किरदारों की शनासाई होती है तब आतिफ कहीं जा रहा होता है और वसीम को कहता है कि वो अमतुल का ख्याल रखे क्योंकि अमतुल बहुत गैर मामूली लड़की होती है। वो इंतहाई खुदसर और ज़हीन मतीन लड़की है। 2 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। आतिफ के जाने के बाद वसीम और अमतुल अकेले रह जाते हैं। अमतुल सैर के लिए जाना चाहती है तो वो वसीम से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। मुझे आप बाद में देख लीजिएगा, मैं तो सारा दिन आपके साथ ही रहूंगी। इस तरह अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हैं आप खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही हैं। अच्छा लोग हकीकत से इतना चिढ़ते क्यों हैं? क्या आप बता सकती हैं हकीकत होती क्या है? वैसे मैं ये हकीकत वकीकत को तस्लीम नहीं करता। तो क्या आप मुझे नहीं देख रहे थे? हाँ, देख रहा था। इंसान हर नई चीज की तरफ देखता ही है, ये उसकी फितरत होती है। 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों हरासी पहुंचते हैं। दोनों एक डाक बंगले में रुकते हैं। वसीम डाक बंगले के चौकीदार को, गार्ड को चाय के लिए कहता है और अमतुल बंगले के चारों तरफ के मनाजिर से लुत्फअंदोज होना शुरू हो जाता है। फिर वसीम उसकी आंखों की तारीफ करना शुरू कर देता है। इसी दौरान गार्ड चाय लेकर आता है। अमतुल चाय बनाती है। दोनों में उम्र और धोखे के मौजू पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है। इसी दौरान गार्ड दोबारा आता है और कहता है कि मैंने बड़े साहब की इजाजत के बगैर आपको बिठाया था, वो वापस आएंगे तो लड़ेंगे। तो अमतुल कहती है तुम फिक्र मत करो। जब साहब वापस आते हैं तो वो अमतुल के निस्वानी हुस्न को देखकर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बल्कि
वो गार्ड को ये कहते हैं कि इन मेहमानों का खास ख्याल रखो। अमतुल और आतिफ दोनों दरिया की सैर को निकल जाते हैं। दोनों में मुख्तलिफ मौजूआत पर बहस चढ़ने लगती है, कभी दरिया और समंदर के बारे में, तो कभी मनफी और मुस्बत सोच के हवाले से। फिर अमतुल अपने माँ बाप के अज़वाजी रिश्ते के मुतालिक बताती है कि मेरी माँ मेरे बाप से मोहब्बत नहीं करती थी। जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तो मेरी माँ के अंदर अजीब से वसवसे पैदा होते थे, इसलिए मैं नफ्सियाती उलझनों के साए में परवान चढ़ी। बातें करते करते दोनों वापस बंगले की तरफ चल पड़ते हैं। वसीम सारी रात अमतुल के बारे में सोचता रहता है, कभी उसके नस्वानी हुस्न के हवाले से और कभी उसके संजीदा ख्यालात के बारे में। देर से सोया, देर से उठा। आज आप बहुत देर से तैयार नहीं हो रहे? मैं सारी रात सोया ही नहीं, पूरी रात आपके मुतालिक सोचता रहा कि कल आप मेरे साथ बाहर जाएंगी या नहीं। अच्छा वो आप खुद आ गई, वरना मैं आप ही के पास आ रहा था। तो मैंने आपको तकलीफ से बचा लिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज कहाँ का प्लान है? ये तो आप ही बताएंगे। डाडर कैसा रहेगा? हाँ, वहाँ का ऑडिटोरियम भी है ना। शिंक्यारी तक तो मैं गई, तो चलिए आज डाडर भी देख लेते हैं। ये तो अच्छा हुआ, मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। चले? सैर करते हुए दोनों ने मुख्तलिफ मनाजिर देखे। दाएं बाएं हर तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ और उनके पीछे बर्फानी चोटियां। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते दोनों एक धान के खेत पर पहुंचते। अमतुल हंसती खेलती बेनियाजी से कीचड़ उछालती जा रही। वापस आकर दोनों दोबारा सैर के लिए निकलते। जब बुढ़ी पहुंचते, खूब का विर्द लगा रखा है दोनों ने। रास्ते में उन्हें एक सयाह नजर आता है। अमतुल ने वसीम से उसे लिफ्ट देने का कहा। वो सयाह बेल्जियम का बाशिंदा था जो पैदल एशिया की सैर पर निकला था। अमतुल जब उस बेल्जियम के बाशिंदे से पाकिस्तान के हवाले से बात करती है तो वो उसको कहता है कि ये स्विट्जरलैंड से कम खूबसूरत नहीं है। इतने में आते वापस आ जाता है और आकर बताता है कि उसकी एक थानेदार से मुलाकात हुई और उस थानेदार ने उनको चाय पे बुलाया है। तीनों थानेदार के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। थानेदार बड़े पुरखुलूस तरीके से उनको खुशामदीद कहता है। अच्छा लगा आप लोग आए, लेकिन आके वही मैं आपको चाय वाय का नहीं पूछूंगा। वो क्यों? यार चाय पियोगे तो भूख मर जाएगी। हाँ, लेकिन खाने के बाद कावा जरूर पिलाएंगे। पानी तो मिल सकता है ना जी? हाँ बिल्कुल। या लगा शफकता समझदार उबो ये खूबो तैयार का। यार ये हम लोगों का दस्तूर है कि मेहमान से पूछते नहीं है खाने पीने का, वो शर्म करता है यार। लेकिन ये है कि मेहमान जब आता है तो उसको मेजबान की मर्जी से चलना पड़ता है। कोई कसर नहीं छोड़ता है मेजबान, कोई कमी नहीं छोड़ता है। अच्छा आतिफ भाई, ये तो आपकी बहन है, आपने बताया था। ये कौन साहब है? इनका कोई तारुफ शारुफ नहीं कराया आपने? ये वसीम साहब हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और हमारे साथ बंगले में ही ठहरे हुए हैं। इन्हें भी सियाहत का बहुत शौक है। इनके वालिद साहब ने बहुत सारी जायदाद छोड़ी है इनके लिए, इसलिए गमे रोजगार से बेनियाज हैं। रोज नई नई सूझती है इनको भी, इसलिए इनका और हमारा मसला तकरीबन एक जैसा ही है। यार मुझे अमतल की बात बहुत अच्छी लगी। बेगम लोगों की भी क्या जिंदगी है, दुनिया से ही कट जाते हैं। बड़े दिलचस्प लोग हो यार तुम। मेरा ख्याल है कि खाना तैयार हो गया होगा, ठंडा पानी भी वहीं पियेंगे। चले मेरा ख्याल है फिर चले। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजो 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 बच्चे, आओ राजा राजा। तीनों थानेदार की बातें करते हुए डाक बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। अमतुल को खुश देखकर आतिफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो वजह पूछती है तो आतिफ खामोश रहता है, जिसपे वसीम उसको कहता है कि तुम्हें खुश देखकर इसकी आंखें भर आई। इतने में बारिश का मौसम बनता है और तीनों डाक बंगले में पहुंच जाते हैं। अगली सुबह बटरासी पहुंचते हैं।
लो जी उस दिहाड़े तुसा लोग तो चले गए, हमारे साहब ने पूछा वो मेम साहब कौन हो सी? मां आख्या जी मां तो मेम साहब ने पहली बारी तकिया तो दूसरी बारी तकना आसरा हो सी। मां है जी मां तो मेम साहब ने नहीं जानना, पर हमारा दिल मेम साहब ने जानना है। मेम साहब बहुत चंगे हो सी। किस कदर बेबाक आदमी है ये। निहायत ही खरा आदमी। उसकी नीयत में जरा सी खोट नहीं है कि महज इजहार अकीदत, उसकी आंखों में सच्चाई साफ देखी जा सकती है। वसीम साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं आतिफ भाई, ये आंखों और कानों के तजिए के बहुत बड़े माहिर हैं। इनके इस तजिए को ना आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अनगिनत आंखों और कानों का बहुत गौर से मुतालिया किया। मुझे इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कोई इल्म नहीं। वैसे किस वक्त हमारी आंखों का भी तो जजिया हो सकता है। मेरी आंखों का तजिया तो ये कर चुके हैं, आप इन्हें बटन समझते हैं, लेकिन वसीम साहब कहते हैं कि मेरी आंखें शहजादियों जैसी, जैसे शहजादी सरवत, फरादीबा और ऑड्रे हेपबर्न। हाँ, ऑड्रे हेपबर्न से तुम्हारी आंखें कुछ कुछ मिलती हैं, हैरत से भरी हुई। शहजादी सरवत और फरादीबा को मैंने इतने गौर से नहीं देखा। वैसे मेरी आंखों के बारे में भी तो कुछ कहिए ना। हाँ क्यों नहीं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मगर इनमें कोई राज नहीं छुपा हुआ, सीधी और सादा। आपका एक्सप्रेशन आंख में नहीं बल्कि चेहरे में छुपा हुआ है। खूब,